यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगी साथियों के लिए आज लिटरेरी टर्म्स के जो एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को अपनी तैयारी यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2021 परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप ही करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए परीक्षाओं का पैटर्न डे बाय डे चेंज होता जा रहा है और उसमें सवाल पूछने के तरीके भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार वो अपग्रेड होते जा रहे हैं। ठीक है ना जी। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन पहला है, आप इस पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, आप फटाफट अपना जवाब लिखते रहिए, बताते रहिए। देखिए, कहते हैं कि इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। कहने का अर्थ है कि जब कोई बात कही जाती है और उसके शाब्दिक अर्थ से जब विपरीत अर्थ होता है तो क्या होता है? आर्मी होती है, पन होता है, कि पैरोडी होती है, कि लिटोटेस होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब है आर्मी। आर्मी क्या होती है जी? जो बात कही जा रही है उससे विपरीत अर्थ होता है। जैसे आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा, जूलियस सीजर में एंटोनी कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था क्योंकि ब्रूटस कहता है, और ब्रूटस एक नोबेलमैन है। तो जब ये एंटोनी ये बात कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था तो उसका मतलब कहने का है सही मायने में कि सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था। ठीक है ना? ओके, अब आगे देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आइए। देखिए, उसी को आर्मी को क्लियर करने के लिए मैंने उसी पैटर्न पे दूसरे सवाल को भी आप लोगों को के लिए लाया हूं। देखिए, द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग एंड मीनिंग अनदर। अब ये सवाल आर्मी का इस तरीके का भी पूछा जा सकता है कि द टर्म फॉर सेइंग वन थिंग, जब कोई बात कही जाती है एंड मीनिंग अनदर इज, और उसका अर्थ दूसरा होता है। देखिए, आप बताइए तो आपका क्लियर ही होगा। ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन में आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब भी जी आप लोगों का क्या होगा? आर्मी होगी। वही बात कहा जा रहा है कि जब बात कोई कही जाती है तो उसके शाब्दिक अर्थ से उसका वास्तविक अर्थ अलग होता है, यानी कि विपरीत होता है। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फिर कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स। जो चीज कही जा रही है, जो दिख रहा है और जो लग रहा है, उसके बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है जी? वो क्या होता है? वो भी आपका क्या होता है? आर्मी होती है। ठीक है ना? ओके, आगे। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी बाय यू। मुझे मेरे कर्तव्य आप सिखाएंगे। इसका कहने का अर्थ है इस वाक्य का कि आप मुझे मेरे कर्तव्य नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है ना? आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू, और आप सिखाएंगे मुझे मेरा कर्तव्य। इसका मतलब जब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आप मुझे मेरी कर्तव्य को सिखाएंगे, आप मेरी ड्यूटी मुझे सिखाएंगे, इसका मतलब आप मुझे मेरी ड्यूटी नहीं सिखा सकते हैं। अर्थात जो बात कही जा रही है, जो शाब्दिक अर्थ है और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो उससे एकदम विपरीत होता है जी। ठीक है ना? यही बात आपको अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा जी? आर्मी होगा। ठीक है ना? फिगर ऑफ स्पीच क्या है? आर्मी है। आप लोग देखिए, अपने ज्ञान को वर्धन करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने डाउट क्लियर करते रहिए, है ना? और आप क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग जरा देखिए। चलिए, कहते हैं कॉस्मिक आर्मी इज नोन एज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सब 2021 2016 की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जी बनाए गए हैं। ठीक है ना? उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश की जा रही है। कॉस्मिक आर्मी इज नोन एज आर्मी ऑफ लाइफ, आर्मी ऑफ फेट, आर्मी ऑफ सिचुएशन, आर्मी ऑफ इंसिडेंट्स। जल्दी बताइए आप लोग। कहते हैं कि इसमें क्या होगा? आर्मी ऑफ फेट होगा। ठीक है? ओके, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। हु इंट्रोड्यूस्ड, हु इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक आर्मी। रोमांटिक आर्मी को कौन इंट्रोड्यूस किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। क्लियर? आगे ध्यान देते हैं। तो हु इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक आर्मी? फ्रेडरिक स्लेगल, बारबारा जॉनसन, ऑर्ली जॉन किट्स। इसका सही जवाब है जी फ्रेडरिक स्लेगल। अब आप हमें ये बताइए, जो फ्रेडरिक स्लेगल थे ये जर्मन थे कि फ्रेंच थे, इंग्लिश थे कि स्कॉटिश थे? ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। देखिए, लिखा है कि इज अ रिटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेज एंड द बिगिनिंग
ऑफ अ क्लास, इस पे ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ अ क्लास सेंटेंस और लाइन आफ्टर इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है ना, जैसे कोई लाइन लिखी जाती है, उसका जो आखिरी का जो, चाहे वो शब्द हो, वर्ड हो, या आपका फ्रेज हो, या आपका कोई कॉन्सेप्ट हो, वो चीज जब यहीं पे फिर आ जाती है जी, रिपीट हो जाती है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, सॉलिसिज्म, रेपिटिशन, सर्कमलोकेशन, एनाडिकोलिसिस। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मैंने लिखा कि माई लव इज माई पारुल, मैंने लिखा माई लव इज माई पारुल, अब उठाया, अब यहां से माई पारुल से फिर इस लाइन को शुरू कर दिया, माई पारुल इज माई लाइफ। अब देखिए माई लाइफ, अब माई लाइफ को फिर यहीं पे लिख देते हैं हम कि माई लाइफ इज माई पारुल। अब देखिए, अब ये चीज क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जिससे अंतिम अंत हो रहा है, उसी से फिर हम लोग शुरुआत कर देते हैं। ठीक है ना, ओके, तो इसका सही जवाब आपका क्या है जी, एनाडिपोलिसिस। चलिए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी आपको मैंने एनाडिकोलोसिस पढ़ाया, उसका सटीक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया गया है। बताइए अब आप लोग देखिए, फियर लीड्स टू एंगर, फियर लीड्स टू एंगर यानी जो भय से क्रोध होता है, और फिर एंगर को देखिए यहां ला दिया गया, एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, फिर हेट से इसकी शुरुआत की जा रही है, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज आपको पढ़ाया गया जी। ठीक है, तो किसका है एग्जाम्पल, ये प्लेटोनिक हार्नी, फन का, एनाडिकोलोसिस का, कि नन ऑफ दीज। समझ रहे होंगे आप, अपनी तैयारी को, अपने डाउट को लगातार क्लियर करते रहिए। सॉरी, ओके, ये एग्जाम्पल आपका किसका है जी, सी, एनाडिकोलोसिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। व्हेन समवन सेज वन थिंग बट लिटरली इट मींस समथिंग एल्स। देखिए फिर से सवाल आपके सामने आ गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। ठीक है ना, पहले सवाल से, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, यानी पहला सवाल था, कहते हैं व्हेन समवन सेज वन थिंग बट रियली इट मींस समथिंग एल्स। जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसका अर्थ एकदम अलग होता है, उससे विपरीत होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्बल आर्नी, की रोमांटिक आर्नी, की इम्प्लीकेशन, की स्टेबल आर्नी। तो आपका सही जवाब क्या है जी, वर्बल आर्नी। याद रखिएगा इन सब सवालों को जी, है ना, 100% पॉसिबिलिटी है ऐसे ही प्रश्नों के आने की। ठीक है ना, क्योंकि अब प्रश्नों का जो लेवल है जी, वो लगातार वो इंप्रूव होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि पेपर पहले की अपेक्षाकृत अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा क्लिष्ट बनाए जाने लगे हैं। ठीक है ना, ओके, ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए आप लोग, ध्यान देना। इज अ वर्ड आर फ्रेजेस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। कहते हैं कि पैलिंड्रोम, पैलिनोड, प्लियोनेज्म, नन ऑफ दीज। बताना है आपको कि ऐसा शब्द कोई बनाया जाए जिसे उल्टा और सीधा दोनों को पढ़ लिया जाए और एक ही हो जाए। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया मैडम, अब इसको ऐसे भी कर दो, देखो अब इसको मैं ऐसे ले आऊं, इसको यहां पे ले आया और फिर इसको ले आया, मतलब आप इसको उल्टा और सीधा चाहे जैसे पढ़ो, MADOM और MADAM। ठीक है ना, ये हो गया मैडम। जैसे हिंदी में ऐसे समझ के रखो अपने दिमाग में, सरस, अब ये सारस, सरस, और इसको पढ़ लो ऐसे। इसी तरीके से एक शब्द होता है नवजीवन, अब हिंदी की एग्जाम्पल से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नवजीवन, तो यहां से पढ़ लो नव और जीवन। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, यही चीज है, ऐसे ही चीजों को दिमाग में एकदम बसा के रखना है आपको, पैलिंड्रोम। ठीक है ना, ओके, चलिए जी, आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस में लगातार आपकी परीक्षा तक देता रहूंगा। ठीक है ना, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिर देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं ताकि वो डाउट आपके जी क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो था वो भी पैलिंड्रोम से था, और ये भी पैलिंड्रोम से है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जी। ठीक है ना, टाइम 2 मिनट 10 मिनट भले ही आपका ज्यादा लग जाए, लेकिन आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोशिश मेरी इसी बात के लिए है। ठीक है ना, पैलिंड्रोम इज अ ग्रीक ऑरिजिन वर्ड एंड दैट लिटरेरी मीन। कहते हैं कि पैलिंड्रोम, अब देखिए यहां से भी एक सवाल आपका बन सकता है, यही पूछा जा सकता है कि पैलिंड्रोम फ्रेंच वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है जी। तो कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम इज अ ग्रीक ऑरिजिन वर्ड, और दैट लिटरली मतलब इसका हो गया शाब्दिक, जिसके शब्द का अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, कमिंग बैक, रनिंग बैक, फॉलिंग बैक या रनिंग फॉरवर्ड। ओके, तो आपका सही जवाब क्या है जी, रनिंग बैक।
ठीक है, ओके, एकदम दिमाग में इन सारी चीजों को बसाते जाओ, एकदम फास्ट रिवीजन करो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं तो आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख लेंगे, अपने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख लेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, सब कुछ आपके हाथ में है जी, ठीक है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, स्पीड घटा के देख लेना, ठीक है ना, देखना ना देखना सब कुछ आप ही हैं जी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कहते हैं इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। बताइए इसमें कौन सा शब्द ऐसा है कि जो अपोजिट है किसका, हाइपरबोल का। हाइपरबोल आप जानते ही होंगे अतिशयोक्ति होता है, इसको ध्यान देते रहना। हाइपरबोल क्या होता है, एग्जैजरेशन होता है ना, एग्जैजरेशन होता है, बड़बोलापन होता है ना। जैसे मैं समुद्र को पी सकता हूं ना, समझ में आया कि नहीं है, हाइपरबोल समझ में आ रहा है ना। जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कह दी जाए, एग्जैजरेट कर दिया जाए, एग्जैजरेशन होता है, ओवर स्पीकिंग होती है, ठीक है ना, तो हाइपरबोल होता है। जैसे मैंने कहा कि रोने पे अगर आ जाएं तो दरिया ही बहा देंगे, शबनम की तरह हमको रोना नहीं आता, तो रोने पे आ जाएंगे तो इतना रोएंगे कि दरिया बहा देंगे, यानी नदी बहा देंगे, तो ऐसा असंभव है जी, ठीक है ना। और इसका कह रहे हैं कि इसका विलोम क्या होता है, हाइपरबोल का विलोम क्या होता है, क्या होता है, तो इसका सही जवाब आपका है जी ग्रेटुइटस। ओके, इसका मतलब होता है अंडर स्टेटमेंट, ठीक है ना। याद रखिए एक एक पॉइंट को जो जो बताए जा रहे हैं आपको। यदि आप लोगों को जी पता है, ये बात पहले से भी पता है, तब भी सुनने में समझने में आपका कोई हर्ज नहीं है जी, क्योंकि इसी तरह से परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उसमें प्रगाढ़ता आती है और आपकी कॉन्फिडेंस जो होते हैं लेवल भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। देखिए कहते हैं डज कम मींस, डज मींस क्या होता है, अ सॉन्ग ऑफ डेडिकेशन, अ सॉन्ग ऑफ मैरिज, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ लॉन्गिंग। तो इसका सही जवाब क्या है जी, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। अ सॉन्ग ऑफ मैरिज को आप जी बताइएगा, बताइएगा आप लोग इसको, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या है, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स। जब कॉमिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पीचेज या स्पीच हो इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क, किसी भी ट्रेजिक वर्क में जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई कॉमिक स्पीच इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इस ड्रामेटिक डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये बने हैं, कई बार आए हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके बदल दिए जाते हैं। तो यदि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यदि आपकी समझ क्लियर नहीं है ना, और आपने केवल एमसीक्यूज के जरिए आपने पढ़ाई किया है जी, तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बदल दिए जाएंगे, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले जाएंगे, तो आपके लिए जी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए आप लोग हर एक टॉपिक पे अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, यदि आप अपनी सफलता के लिए जी गंभीर है तो, ठीक है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेस इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क, दिस ड्रामेटिक डिवाइस इज नोन एज। तो ये ड्रामेटिक डिवाइस क्या होती है, जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं या कॉमिक स्पीच होती है, क्या कहते हैं उनको, कंसीट कहते हैं। अब आप हमें बताइए कंसीट क्या होता है। क्लाइमैक्स आप जानती होंगी, नहीं हो सकता है। कॉरिजेंडम तो ये शुद्धि पत्र होता है जी, पता होगा आपको, ठीक है ना। जस्ट अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब मैंने पढ़ा रखा है जी। क्या होता है कॉमिक रिलीफ, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कॉमिक रिलीफ कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कहते हैं इज अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर। इसमें बताइए क्या है जो कॉमिक वर्स है और इरेगुलर मेजर का होता है, ठीक है ना। क्या है, सटायर है, पन है, कि फार्स है, कि डॉगरेल है। इसका सही जवाब क्या है, डॉगरेल है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए कॉडिकोलॉजी इज, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं जी बन चुके हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कॉडिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्वाइंस, द स्टडी ऑफ लेटर्स, द स्टडी ऑफ नॉवेल्स, द स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका सही जवाब क्या है, द स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यूज ऑफ इनफॉर्मल और एवरीडे लैंग्वेज इन अ लिटरेरी वर्क रिफर्स टू, ठीक है ना। जब किसी भी साहित्यिक रचना में, किसी भी लिटरेरी वर्क में जब हम बोलचाल की भाषा को प्रयोग करते हैं, उसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहा जाता है, फॉर्मलिज्म, वर्सो, कलोक्वियलिज्म, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या है, कलोक्वियलिज्म, ठीक है ना। कलोक्वियलिज्म आप जानते ही होंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने कह दिया कि साहिल मेरा लड़का है, अब साहिल मेरा लड़का है ये कहना सही है, नहीं जी, लड़का नहीं है, साहिल मेरा पुत्र है, ठीक है ना, लेकिन पुत्र को लड़का कहा जाता है, क्लियर। अब इसे जैसे मैंने कह दिया
मैंने कह दिया कि जूली मेरी औरत है, तो जूली मेरी औरत है तो जूली मेरी औरत है तो औरत थोड़ी कहा जाता है, उसको मेरी पत्नी है जी, ठीक है ना। लेकिन पत्नी को लोग औरत कहते हैं, तो जहां पत्नी शब्द यूज किया जाना चाहिए, अगर वहां किसी साहित्यिक वर्क में औरत यूज किया जा रहा है तो उसकी औरत थी, वो उसका लड़का था, ठीक है ना। कोई मेरी कोचिंग की लड़की है, मैंने कहा मेरी कोचिंग की लड़की है, तो मेरी कोचिंग की लड़की है या मेरी क्लास की लड़की है, तो ये नहीं हो सकता, वो छात्रा होगा। तो जब छात्रा की जगह लड़की को, है ना, पुत्र की जगह लड़का को, पत्नी की जगह औरत, ऐसे शब्द यूज किए जाने लगे, तो ये बोलचाल की भाषा है, मतलब ये लिखे नहीं जा सकते, है ना। अगर भी आप बैंक में खाता को, एक खाता हो अकाउंट, उसमें आपको नॉमिनी बनाना हो, लिखा जाए कि नॉमिनी लिखो, तुमने लिख दिया कि पारुल, कहें पारुल कौन है, तो मेरी औरत है, तो क्या संबंध में लिख दोगे पति औरत, पति औरत नहीं लिखा जाएगा, पत्नी लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं कि पत्नी को औरत कहा जा सकता है, लेकिन पत्नी को औरत, पत्नी की जगह औरत लिखा नहीं जा सकता, वो इनफॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमने कॉलिक्वलिज्म कहा है। समझने की कोशिश करो, 10 मिनट 2 मिनट लगते हैं, उन्हें लगने दो जी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, क्योंकि भाषा का बड़ा प्रयोग होता है, भाषाओं में अलग उनकी होती है ना। जैसे प्रेम में किसी को बेवफा कहा जाता है, लेकिन बेवफा उसे समझा नहीं जाता, ठीक है ना। समझ गए आप लोग की नहीं, ठीक है। तो कहा कुछ है लेकिन अर्थ कुछ और होता है, शाब्दिक अर्थ उनके अलग होते हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन में आइए। इज अ वर्ड विच बिकम्स लाइफलेस ड्यू टू ओवर यूज, मतलब जब किसी शब्द को हम बहुत यूज कर देते हैं और एकदम वो घिसा पिटा हो जाता है, क्या हो जाता है जी, घिसा पिटा हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, नीरस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, टीडियस हो जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है। जैसे हमने कहा ये सवाल तो सर बहुत बार आप पढ़ाए हैं, ये डायलॉग तो बहुत बोलते हैं भी, आपके पिताजी आपको घर में बिठा लिए, बोलने लगे भैया बिना कुछ के कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना, और जब तक कुछ खोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं, तो जो भी कुछ खोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं, बिना कुछ के मिलेगा नहीं, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जब इस तरह से कोई तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा तो मोटिवेट नहीं होगे, क्यों, क्योंकि आप तो कहोगे सब बड़े घिसे पिटे डायलॉग हैं, तो हमारे बचपन से आप हमें बताते आ रहे हैं, कुछ नया बताओ, ठीक है ना। तो आपको जो, इसीलिए जैसे ये प्रश्न बहुत ही बार आ गया है, तो आप कहते हैं क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, क्या है, क्लीशे टाइप क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, क्लीशे। याद रखिए, हम आपका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश में है, ट्राइड भी होता है, आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो पता करिए, ध्यान दीजिए जी। इसी को प्लेटिट्यूड भी कहा जाता है। देखिए आपके शब्द भी तैयार हो गए। तो एक क्वेश्चन के वजन लगातार आप बढ़ाने की कोशिश में रहिए कि क्वेश्चन के वजन बढ़ते जाएं, ठीक है ना। एक प्रश्न से 3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे तैयार करते रहिए। ओके, समय आपका जाया नहीं जाने दिया जाएगा जी, ठीक है ना, लगाइए अपना समय। आगे आते हैं, देखिए अब ब्लैंक वर्स आपसे कई बार पूछे गए होंगे, लेकिन अब वही चीजें, पूछने के तरीके अलग अलग, वही प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन उनके पूछने का पैटर्न, पूछने का तरीका बदला जाता है। और जिन विद्यार्थियों का, जिन प्रतियोगी साथियों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं जी, वो फिर फंस जाते हैं, या आते हुए प्रश्न भी गलत होते हैं परीक्षाओं में। आप किसी भी असफल उम्मीदवार से बात करिए तो आपको क्या बताएगा कि भैया हमारे तो ऐसे 4-6 सवाल ऐसे गलत हो गए कि जो हमको एकदम से क्लियर थे, एकदम क्लियर थे, तो फिर क्यों गलत हो गए। समझ में आया, तो कहो अपने बेगाने हो गए। और बेगाने जी क्या होते हैं, अपने हो जाते हैं। जो सवाल आपको नहीं आते रहते हैं तुक्के से सही हो गए, और जो बहुत सही आपको आते रहते हैं वो बेकार गए। तो होता है ना, बेगाने अपने हो जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं। तो आप लोग अपनों को बेगाना ना होने दो, भले बेगाने अपने ना हो, ठीक है ना। याद रखिए इस बातों को हमारी। कहते हैं अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामेटर इज नोन एज, अनराइम्ड जो आइम्बिक पेंटामेटर होता है उसी को क्या कहा जाता है, ब्लैंक वर्स। और फ्री वर्स का मतलब समझते होंगे आप, बस इतनी बात याद रखो, नो राइम नो मीटर, यानी फ्री का मतलब एकदम फ्री, राइट। नो राइम नो मीटर, जिसमें कोई राइम ना हो कोई मीटर ना हो, फ्री का मतलब एकदम फ्री। ऐसे अपने दिमाग में बिठा लो, फ्री का मतलब एकदम फ्री, नो राइम नो मीटर, बस आपका क्लियर है फ्री वर्स। ओपन वर्स भी नहीं होगा, स्पॉन्डी भी नहीं होगा, ये क्या है, ब्लैंक वर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। ओके, देखिए, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली इरेवेंटली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग, क्लियर, किसी पवित्र चीज, है ना, किसी धार्मिक पुस्तक, किसी धार्मिक स्थल, किसी देवी देवता आदि के बारे में अनादर पूर्वक जब हम बात करते हैं, उनकी निष्ठा को, उनके सम्मान को जी डैमेज करते हैं, तो इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, फोलियो कहा जाता है, ब्लास्फेमी कहा जाता है, यूफेमिज्म कहा जाता है, इनवे कहा जाता है। तो सही जवाब क्या है, ब्लास्फेमी। फोलियो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जब, है ना, एन इन ऑफेंसिव टॉकिंग, ठीक है ना, जब कोई चीज इनऑफेंसिव स्टेटमेंट होता है, खासकर जब किसी अप्रिय बात को हम लोग जी प्रिय तरीके से कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट ऐसे कहना थोड़ा अशोभनीय माना जाता है, तो उसको कहा जाता है सी इज इन फैमिली वे। ओके,
तो इस तरह से कर दिया। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कहते कि वो मर गया, तो कहते पास अभी गुजर गया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। और घूस को हम लोग जानती हूँ, लोग घूस को क्या कहते हैं, खर्चा पानी कह दिए। तो ये नहीं कहते कोई सी व्यक्ति से आप जाकर के भैया घूस ले लो काम कर दो, तो क्या कहते हो, खर्चा पानी ले लो काम कर दो, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो गया जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी ही सही जवाब है, यूफिमिज्म तो दूसरी चीज है। ओके, इनवे का मतलब ही होता है वर्बल अटैक। क्या होता है, वर्बल अटैक। चलिए, अब आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगली क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को जी नमस्कार।